गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम अपने लेसन में बात करेंगे व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, नेचर ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं, जो मैं शब्द यूज कर रही हूँ ये ठीक नहीं है। वी ऑल आर चेंजिंग, यू कैन सी चेंज। सब कुछ बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, थिंकिंग बदल रही है, वी आर एडवांसिंग एवरी डे। So we are also, even the field of disability rehabilitation is changing. वो कहते हैं ना, change is the only constant. So we are continuously changing because we are continuously learning and we are continuously thinking ahead. So सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि we no longer address मानसिक मंदता as मानसिक मंदता, we address it as intellectual disability. इसमें हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसकी हिंदी होगी बौद्धिक विकलांगता। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको नाम दिया था दिव्यांगता, सो बौद्धिक दिव्यांगता। और फ्रेंड्स, आई थिंक यू ऑलरेडी नो देयर इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट विच इज वर्किंग इन द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विच इज कॉल्ड National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disability, right? It is this main office is in Hyderabad and it has its own regional centers also. And all the national institutes are under the administrative control of Department of Social Justice and Empowerment, which comes under Ministry of Social Justice and Empowerment. So we all are under the control of Ministry of Social Justice and Empowerment. तो अपनी चर्चा को जारी रखते हैं कि व्हाट इज मेंटल हैंडीकैप। तो सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहें कि मानसिक जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द डैमेज इन द ब्रेन एंड बिकॉज ऑफ विच द IQ लेवल गोज डाउन। नाउ हाउ मच, व्हाट इज द IQ लेवल इन पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? सो अगर मैं इसको एक कर्व के जरिए आपको समझाऊं तो आपको आई थिंक ज़्यादा अच्छे से पता होगा। सबसे पहले तो एक IQ क्या होती है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ओके, जो कि एक एवरेज IQ मानी जाती है। पहले हम कहते थे 100 IQ है, नाउ वी गिव अ रेंज टू इट। एंड ये मापी कैसे जाती है? ये मापी जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ IQ का है कि किसकी IQ कितनी होगी, ये मैं लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद दिस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो फ्रेंड्स, अगर मैं एक कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट, से फॉर एग्जांपल बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल जो है एडमिनिस्टर करूँ बच्चों के ऊपर और उनके जो स्कोर्स आए और उनको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करें, तो we will get a bell-shaped curve, which you can see here. This is called normal probability curve. Okay, so and Wechsler intelligence scale जो है use करता है deviation of IQ scores, जिसमें mean 100 and standard deviation is 15. Okay, standard deviation is 15. So if the child scores, a score of 1 standard deviation above the mean, तो उसका बैचलर स्कोर क्या होगा? 115. एंड इफ द चाइल्ड स्कोर्स स्कोर ऑफ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन, तो उसका स्कोर क्या होगा? 115 एंड 130, राइट? एंड नाउ इफ वी गो बिलो द मीन, ओके, सो अगर किसी बच्चे का स्कोर आ रहा है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन, तो उसका स्कोर क्या होगा? यहाँ पे आपने देखा है 85, 100 minus 15 is 85. और a child score of 2 standard deviation below the mean will have a Wechsler score of 70. So ये कहा जाता है कि ये जो बच्चे, all the children who are falling in this category, children falling or getting a score between -1 standard deviation and +1 standard deviation, जो they are called children having average intelligence. Okay, so they are the children who are all average children. Okay, now जो children
getting score of minus 2 standard deviation. That means 2 standard deviation below the mean. What is their score? 70. So they are termed as children having IQ of 70. So they are the children who can be termed as children having intellectual disability. तो पहला पैरामीटर क्या होता है? IQ is less than 70. So that means 2 standard deviation below the mean. And this is not the only criteria which we consider. इसके साथ साथ मैं आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन भी बताऊंगी बाद में, जो हमको लेटेस्ट डेफिनेशन बताऊंगी. बहुत सारी डेफिनेशन है. We have moved away from mental disability to mental handicap, and then intellectual handicap, and then intellectual disability, and now intellectual and developmental disabilities. तो इसकी हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे, but this is how we are progressing. This is the change in disability rehabilitation. तो दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या है? वो है डेफिशिएंट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर. ठीक है. डेफिशिएंट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर का मतलब क्या है कि जो दिनचर्या के जो हम अपने काम करते हैं, जैसे कि आप कितने साल के हो? अगर आप 18 साल के हो तो एक 18 साल का बच्चा कहाँ पे होना चाहिए? कॉलेज सेकेंड ईयर में, राइट? और उसको जो है और मे बी हायर सेकेंड 12th plus, maybe 12th class. So and he is commuting on his own, he's driving maybe because he's 18 plus, and he can do everything on his own. He can order food on his own, he can dress himself, so he's independent. Now अगर उसके हम उम्र का बच्चा जो कि 18 साल का है, क्या वो ये सब काम कर रहा है? क्या वो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है? और अगर नहीं पढ़ रहा तो कौन सी क्लास का उसका लेवल है? क्या वो उसका लेवल तीसरी क्लास का है और तीसरी क्लास की वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता है, कि तीसरी क्लास के सिर्फ जो है वो मैथ्स करता है, बाकी नहीं करता, और वो छठी क्लास का जो है सोशल स्टडीज करता है, राइट? सो आप देख रहे हो कि देयर आर डेफिशिएंसीज, वीकनेसेस इन द एडेप्टिव बिहेवियर. जो उसका हम उम्र का बच्चा दूसरा कर सकता है वो ये वाला बच्चा नहीं कर सकता. तो इसका मतलब एडेप्टिव बिहेवियर में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे एरियाज में. तो एडेप्टिव बिहेवियर में डेफिशिएंट्स भी होने चाहिए साथ साथ आईक्यू के साथ साथ. ठीक है. और एक चीज और है जो कि हम कंसिडर करते हैं ये कहने के लिए कि चाइल्ड इज हैविंग इंटेलेक्चुअल disability or not, then all these two things should happen during the developmental period. और ये डेवलपमेंटल पीरियड में भी बहुत चेंजेस आए. पहले कहते थे डेवलपमेंटल जो है 18 years of age तक है, फिर आया नो फ्रॉम कंसेप्शन टिल 18 years of age आया, फिर अब जो लेटेस्ट है वो है कि फ्रॉम कंसेप्शन टू 22 years of age. The latest definition says that, which I will tell you later. So it should all happen during the developmental period. Okay? So which is from conception to 22 years of age. So is it clear? So children having intelligence of who fall below 2 standard deviation, okay, they will be considered, they are children having ID. Okay, along with that they should also have deficiency in adaptive behavior, and this should all happen during the developmental period, which is till 22 years of their age. Understood? अब आप कहोगे मैम तो ये कौन बच्चे हैं? So these are average, as I said, having average intelligence. So who are these then? They are not intellectually disabled. They are not so-called typical average, So who are they? They are the children who we call borderline. Okay? Borderline or slow learners. Okay? अब आप पूछोगे कि SLD बच्चे कहाँ होते हैं, उनकी IQ क्या होती है? वेरी गुड क्वेश्चन. SLD जो है वो सब यहाँ पर है. ओके? यहाँ पर है. दैट मीन्स उनकी जो IQ है
वो एवरेज या अबव एवरेज है. Understood? So they are not having IQ below average. Okay, so that's the main distinction between child having SLD and child having ID. And now autistic children, आपके कोर्स में ये तीनों कंडीशंस के बारे में आप पढ़ोगे. तो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कहाँ होंगे? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. They can have average intelligence. They also can have below average intelligence. Okay? यहाँ से कहीं पे भी वो फॉल कर सकता है. But some of them, when the children are having pure autism, they can have IQ average or above average also. Okay? Let's now discuss what is the nature of intellectual disability. What are the various misconceptions, superstitions about it? And we will also discuss the various characteristics of people having intellectual disability. तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी तक कि people having intellectual disability are slow in physical and mental growth. And there are various levels of intellectual disability. Children having mild intellectual disability, children having moderate intellectual disability, children having severe and profound intellectual disability. And this is on the basis of the level of intelligence quotients and deficiency in adaptive behavior. ये हमने अभी इसके बारे में पढ़ा. तो जब मैं क्लासिफिकेशन आगे हम पढ़ेंगे उसमें हम वेरियस कैटेगरीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. एंड देन पीपल थिंक दैट मानसिक मंदता जो है जिसको कि अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं और या इंटेलेक्चुअल is not same as mental illness. So people generally confuse. So we'll talk about the difference between mental retardation जिसको कि हम intellectual disability कहते हैं और बौद्धिक विकलांगता कहते हैं and मानसिक बीमारी. So we'll talk about the difference in the course of our discussion. और क्या इसके बारे में लोग सोचते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज इन्फेक्शियस डिसीज, कि आप अगर इन बच्चों के साथ काम करोगे तो शायद आपको भी ये बीमारी हो जाए. पर ये बीमारी तो है ही नहीं. इट इज़ अ कंडीशन, इट इज़ नॉट अ डिसीज. ठीक है. और अगर ये डिसीज नहीं है, कंडीशन है, तो डिसीज नहीं है तो ये ट्रीटेबल भी नहीं है. सो मानसिक मंदता जिसको कि हम सबके मुंह पे ये चढ़ा हुआ मानसिक मंदता, बट आई ऑलवेज वांट टू से दैट नाउ वी रेफर दिस टर्म एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ओके. सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो इरिवर्सिबल कंडीशन है. अगर एक बार ये हो गई सो इट कैन नॉट बी क्यूर्ड, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, बट इट कैन बी improved, okay, by means of training, by means of education. And that is why we try to teach these children with all special methods so that they can attain independence when they grow up. Okay, so और बहुत सारी misconceptions है about intellectual disability which we will discuss one by one. लोग सोचते हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, गोइंग टू ब्लैक मैजिशियंस और मंत्रवादीज, तो ये कंडीशन जो है ठीक हो जाएगी. पर ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है. और बल्कि होता क्या है कि जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, जो हम कहते हैं कि बच्चे का जब भी पता चल जाए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, देयर इज़ सम डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमें उस बच्चे का रिहैबिलिटेशन शुरू कर देना चाहिए और रिहैबिलिटेशन शुरू कर देना चाहिए. पर अगर हम वही टाइम इन मंत्रवादीज को और ये ब्लैक मैजिशियन के पास ले जाएंगे तो उसका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्प्रेशनेबल टाइम है जिसमें बच्चा बहुत कुछ सीख सकता था, वो लॉस्ट हो जाता है. So this is just a misconception, there's no evidence. And then there's always people think that lunar eclipse, solar eclipse can cause intellectual disability. Again, there is no evidence. This is just a people thought, but we don't have any evidence which can prove that. And then, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इन बच्चों के साथ काम नहीं कर सकती है क्योंकि शायद उनका होने वाले बच्चे को भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाए. अगेन दिस इज अ मिथ, it's a misconception. ऐसा कुछ भी नहीं है. There is no evidence available.
There is nothing, research available on the basis of which we can say that. And generally, people think, persons with intellectual disability, they should be just kept busy, and they can be taught the same things. Is that correct? That's not correct. You know, all children are different. Children with intellectual disability have various levels, and each child is unique. Even if we have a group of children who are having IQ of 55 to 60, but that doesn't mean that all five children in that category will behave in the same way. One child maybe would be, maybe good in motor skills. The another child is not good in motor skills. He is very good in reading skills. Whereas this particular child, the other child is good in social skill, and the other child is not good in social skill. So that is why we say that all children with intellectual disability, they are unique. तो हमें जो है, that's why I say teaching children or persons with intellectual disability is based on scientific methods. Okay, it is not just that you can teach anything to them. It is very specific on the basis of the child's level, particular child's level, and his needs, and so many other things which we will discuss in the course of our discussions later. So that's again a myth. So we have to plan their program as per the child. It's not that you can teach, all children can teach, can be taught the same thing. So that's the myth. Then what are other superstitions existing? You can also think about, then people think that marriage can cure intellectual disability. I don't want to say people with intellectual disability should not get married. Everyone has a right to get married. But I would like to say that if person with intellectual disability understands the role and responsibility, with respect to marriage, he should marry. But if he has not understood, if he is not able to take the responsibility, obviously then he should not marry, because then the parents have to take care of both the children. Because generally parents think, let me marry my daughter, तो वो ठीक हो जाएगा और बच्ची जो है मेरी खुश हो जाएगी. But again, we have seen cases, people have got married. Some of the cases have been very successful, but some of them have not. So we have to be very, very careful before taking this decision, and we should also take the help of an expert. And then people think, I'm just going through my notes so that I don't miss any point, that any other misconception, that, as I said, it cannot be cured. It's an irreversible condition, but it can be improved. And all these children with intellectual disability can be trained to the extent possible, depending upon the potential which is remaining in them. Okay. So, having talked about that, let us see, as I said, we'll talk about the difference between the mental illness and intellectual disability. So, what is the difference? अभी हमने बात करी थी, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, इंटेलिजेंस इज सब्सटैंशियली बिलो एवरेज, whereas in mental illness it is average or above average. Okay, and intellectual disability is a condition, whereas मानसिक बीमारी, mental illness, is a disease. Now, if intellectual disability is a condition, obviously it cannot be cured. But since mental illness is a disease, it can be cured. Okay? And who will cure it? Obviously the doctors, the psychiatrist. Okay? And intellectual disability is a condition. So we said it cannot be cured, but it can be improved by training and education. And who will do that? Not a doctor, but a multidisciplinary team, which will include a special educator, which will include psychologist,
and therapist. Okay. Any other difference? Now, in the context of definition, intellectual disability can happen before the age of the latest definition जो AAIDD की है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, वो 22 साल के नीचे ये जो है intellectual disability can happen. Whereas mental illness can happen at any stage, at any age. So that's another difference. And in intellectual disability, what do we do? Where is the treatment happening? Where is the training happening? It is happening in the classroom, in the school. Whereas in the case of mental illness, it is happening in the hospitals by a doctor, by a psychiatrist, with the help of medicines. Okay. So any other difference? Yeah. And the types. We just discussed what are the various types of intellectual disabilities. We talked about mild, moderate, and severe. And the types of mental illnesses, psychosis and neurosis. हाँ, इसके बारे में भी हम जब मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बात करेंगे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे. बट यू नो न्यूरोसिस, जैसे कि इसमें ये सब तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दैट. एंड साइकोसिस में डिल्यूजन्स एंड schizophrenia and all those things. So you will talk about that later. For now, this is enough. And a person with intellectual disability behaves in an abnormal manner because he has not learned the acceptable or the desirable way of behaving. Whereas a person with mental illness, he knows what is the correct way of behaving, but because of the stressful conditions or because of his mental illness, he is not behaving in the desirable behavior. Okay, so these are the basic differences. Yeah. So shall we now discuss about the characteristics of children with intellectual disability? Okay. If you have noticed these children, have you observed these children in your classroom or in your neighborhood? So I think you would have seen these children, just when they are talking to you, they are not talking to you in proper language, and it is difficult for you to understand. Yeah, so that is the main thing. उनकी जो लैंग्वेज है वो लिमिटेड होती है to express their wants and needs. If they have to express their emotions or if they have to express their feelings, they are unable to express through language. So there are always deficits in the speech and language area. And then आपने देखा होगा कि ये जो हमारे बच्चे हैं with intellectual disability, they learn very slow because of the substantially below average IQ. They learn very slow, they react very slow. या तो वो react करते ही नहीं, आप उनको बोलो आभा इधर आओ, and they just don't come, and you think they're not listening to you. They're listening to you, but they are not able to react to you. And then they are very, their attention span is very small. Their concentration is for a very short time. तो जब वो काम कर रहे होते हैं, in between they leave the activity and they go here and there. And कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, it is very difficult to stop them to do the activity and switch to another activity. ये भी एक और characteristics होता है. और आपने देखा होगा कि इन बच्चों का जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है ना, जो मोटर इंटीग्रेशन, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से ग्लास पकड़ने में प्रॉब्लम आती है, पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम आती है, लिखने में प्रॉब्लम आती है, राइट. सो तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एकेडमिक में भी प्रॉब्लम आ जाती है. तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है इन बच्चों का. और आपने कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी नोटिस किए होंगे. कैन यू टेल मी सम मोर? लेट मी जस्ट सी द लिस्ट इफ आई कवर्ड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. Yeah.
So, and they don't understand things quickly, obviously, because of their comprehension is very poor. They don't learn, quickly, and they don't remember also. Their memory is very short. आज आपने कुछ पढ़ाया और अगर आप 2 दिन के बाद सेम चीज को पढ़ा रहे हैं तो मे बी यूल हैव टू रिपीट द सेम थिंग ऑल ओवर अगैन. ओके, तो तभी हम कहते हैं कि जब बच्चे छुट्टी पे चले जाते हैं तो हमें फिर से उनको दोबारा सिखाना पड़ता है. इसलिए हम जब भी बच्चों का लेवल रिकॉर्ड करते हैं तो आपने देखा होगा, और हमें करना चाहिए कि हम सिर्फ यही रिकॉर्ड नहीं करते कि बच्चे ने ये स्किल को मास्टर कर लिया कि नहीं, हम ये भी रिकॉर्ड करते हैं कि उसकी स्किल मेंटेन्ड है कि नहीं. सो वी कीप चेकिंग बैक, कि उसकी स्किल मेंटेन्ड है कि नहीं, बिकॉज दे टेंड टू फॉरगेट थिंग्स वेरी फास्ट. सो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है. And then, absence of clarity, as I just said in their speech. And what else? I think I've covered all. And yeah, one more thing which is very, very important is they are unable to decide, and unable to choose between things. और डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते हैं. अब चूंकि उनका ये करेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग क्या करते हैं, वी नेवर गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड, वी नेवर गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिसीजन. तो कैसे सीखेंगे? सो फ्रेंड्स, आई थिंक जस्ट बिकॉज दे आर लाइक दैट, वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी इन विच दे आर, they are supposed to decide for themselves, and they should be able to solve their problems. बारिश आ रही है, मैं बाहर कैसे जाऊं? ये नहीं कि आप बोले छाता ले जाओ, बाहर चले जाओ. लेट हिम थिंक, एंड देन कॉज एंड इफेक्ट का प्रॉब्लम. उनको ये नहीं पता है कि अगर मैं जलते हुए दिए में हाथ दूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा. तो कैसे बताएंगे आप उसको? राइट? लेट द चाइल्ड एक्सपीरियंस हिमसेल्फ. मैं ये नहीं कह रही कि उसको अपनी उंगली को बंद करने दो, बट लेट हिम एक्सपीरियंस ऑन हिज ओन. So we have to give them the opportunities to decide and क्या चाहते हैं, क्या खाना पसंद करेंगे. आप आज ऑमलेट खाएंगे ब्रेकफास्ट में कि पोहा खाएंगे, रादर देन से आज पोहा बना है खा लीजिए. राइट? सो गिव देम चॉइसेस, गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू डिसाइड. आज हमने पार्टी पे जाना है तो कौन से कपड़े पहनना पसंद करोगे? You would like to wear kurta pajama, or would you like to wear a shirt and pant? So let them decide, because they are poor in these things. Okay, so and another thing is, some children or some persons with intellectual disabilities, they have, physical features by which we can, identify them. कईयों का देखा होगा आपने, they have a small head, माइक्रोसेफली होती है. कईयों का बड़ा सिर होता है, हाइड्रोसेफली होती है. और कई बच्चों का आपने देखा होगा कि डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं. स्लांटिंग आइज छोटी होती है, फ्लैट नोज होता है, सिंगल पाम इंक्रीज होती है, फिशर टंग होती है. तो ये बच्चे आपने सुना होगा, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डाउन सिंड्रोम. सो इस तरह के भी ये भी एक बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हमने बात कर ली, और हमने आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. और सबसे बड़ी बात जो कि हमने बताया कि इन बच्चों के जो है, जो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, ऑल द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, जिनको हम कहते हैं मील पत्थर, वो डिलेड होते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट आर द वेरियस डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स? जब बच्चा पैदा होता है, कितने महीने में वो आपको सोशल स्माइल देता है, कितने महीने में वो अपनी जो हेड इरेक्ट कर लेता है, कितने महीने में वो रोल करता है, कितने महीने में वो करवट बदलता है, कितने महीने में वो बैठता है, कितने महीने में वो खड़े होता है. ये सब क्या है? माइलस्टोन्स हैं. और हमें ये फिक्स्ड हैं इनके कि ये कब होता है. डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हमारे पास दिए गए हैं, नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. एक बच्चा जैसे बैठता कौन सी उम्र में है? 5 से 6 महीने में. और आजकल तो मैंने देखा बच्चे बहुत ही फास्ट हो गए हैं, जल्दी भी बैठ जाते हैं, और विद सपोर्ट कब खड़े हो जाते हैं? आई थिंक अराउंड 8 or 9 months.
So, if the child is uh, delaying significantly, कि मान लीजिए अगर 6 महीने तक भी बच्चा नहीं बैठा, 8 महीने तक मान लो बच्चा नहीं बैठा, तो वो हम आपको चार्ट देंगे कि कब तक हम वेट कर सकते हैं. एंड देन if the child is still not sitting till that period, we'll show you the charts in one of these discussions. And if the child has not attained those developmental milestones by a particular time, then obviously we have to take it very seriously and take him to the clinic or the rehabilitation center where we can assess the child about his various milestones. So, delay in the developmental milestones is another characteristics of these children. So, is it clear? So, what all we have discussed in the definition? What are the various characteristics of children with intellectual disability? What are the various parameters which we consider before labeling a person as intellectually disabled? And what are the various myths, the misconceptions about intellectual disability? और अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा रोल क्या है. बहुत इम्पॉर्टेंट है. सोसाइटी का रोल क्या है, और हम जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं इस एरिया में, हमारा रोल क्या है. सबसे बड़ी बात है एटीट्यूड. डू वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स intellectual disability or any disability for that matter. Do we still consider कि ये बेचारे हैं, show pity on them? तो हमारा रोल क्या है. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि address these people with disability with respect. Use a correct language. ये जो लैंग्वेज पहले की थी कि ये बच्चा जो है लंगड़ा है या अंधा है या चल फिर नहीं पाता या any word you want to use, please don't. They are first children, they are first human beings and then disability. Kavita, who learns slow, Divya, who has having visual impairment, Raju, who wears hearing aid, like that. So it's a child first, it's a human being first, and then disability. So address them with respect, treat them with dignity and respect, like you treat anyone else. And also, display their positive characteristics in front of the people. If somebody is using a wrong language, please have the guts to tell a person that this can happen to anybody. It's just a chance factor. So they are also human beings, and this is how they behave. So we should respect their or accept the way they are. So this is and display, their positive characteristics and positive, what should I say, traits, like what all they can do, rather than saying all the time that they cannot do this, cannot do that, cannot do this. The child can stand. If he can't run, you don't have to say the child can't run. Well, the child can walk, and the child can walk 10 steps. So positive, make positive statements. So this is the way we should treat them. And then they don't need our pity. They don't need our sympathy. Okay? All they want is our empathy. So we should try to understand their needs, and we should try to support them so that they can achieve what they wish to achieve to become independent. So we should give them support and not our pity. Okay. So तो मोटी सी बात यह है, have a positive belief. Yes, they can. And then they will. Okay? And at this point, I would also like to point out that for their complete rehabilitation or habilitation, we need many services.
is not just special education services which they will require. They will require all kind of services for their complete habilitation process, which will include medical services, information services. गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं और वो कैसे इनको अचीव कर सकते हैं, कैसे उनको मिल सकती हैं, एक्सेस कैसे कर सकते हैं. देन साइकोलॉजिकल सर्विसेज की ज़रूरत है. और उसके बाद थेरेप्यूटिक सर्विसेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दे हैव एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी होती हैं. तो उनको स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है. तो ये सब सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ती है. एंड देन ऑब्वियसली बच्चा बड़े होकर क्या करेगा, काम करेगा, जैसे कि हर बच्चे करते हैं. 16 साल के बाद, 18 साल के बाद वो काम करेगा. तो ऑब्वियसली वी शुड ऑल्सो should be able to provide them the vocational services, so that they become independent when they go above 18 years of age. And all these services are required for these persons with disabilities. Then they also require family-oriented services. It's not just the child who needs the services, the whole family. As we no longer believe in the child-centered therapy, it's a family-centered approach now. Family-centered approach services we give. Gone are the days when we used to concentrate on the child. It is now the family. So family-oriented services and community-based services, like the community will be the ultimate place where our people would be settled, where our people would be living. So we have to provide them these services also we have to think about these services right from the day one when the child comes to us. Social work services, and last of all, and equally important, is the recreational services. Like we need recreation, we need leisure activities. Our children with disability require the same. So we should also provide for those, for their holistic development. अब हम AAIDD की डेफिनेशन देखते हैं. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्या है? वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन, बट मैं उन सब डेफिनेशंस के बारे में नहीं बता रही हूँ. Let us see the definition of AAIDD. What does it mean, AAIDD? Yeah, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Okay. So, इसके अंदर intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior, as expressed in conceptual, social and practical adaptive skills. This disability originates before the age of 18. So friends, as we have discussed earlier, 3 पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर रहे थे, तो ये डेफिनेशन भी वही कह रही है. पहला क्या है? सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस किस किस में? IQ में एंड अडेप्टिव बिहेवियर में. और ये किस दौरान में होगा? ये होगा बिफोर द एज ऑफ 18. ओके. बस इस डेफिनेशन के अंडर क्या है? 5 अजम्पशंस हैं. वो कह रहे हैं जो लिमिटेशंस आप निकालते हो बच्चे की, और जो टेस्ट आप यूज़ करते हो, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज, इन्वायरमेंट एंड कल्चर. ओके. सो जो आप टेस्ट यूज़ करें, दैट शुड बी डन वेरी केयरफुली. वैलिड असेसमेंट होनी चाहिए, कीपिंग इन व्यू द कल्चर, द लैंग्वेज एंड ऑल्सो द his sensory issues, motor issues and other behavioral issues. और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि बच्चे की जो एसेट्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो भी साथ साथ होती हैं लिमिटेशंस के साथ साथ. ओके. एंड हम ऑल्सो मान के चल रहे हैं कि जो हम लिमिटेशंस निकालते हैं और जो हम असेस करते हैं, बच्चों का असेसमेंट करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं. तो लिमिटेशंस हम इसलिए पता करते हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि बच्चे को कौन कौन सी असिस्टिव डिवाइसेस या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. ओके. और लास्ट ऑफ ऑल हम ये मान के चलते हैं कि हमने ये देखा है और हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम
proper, training दे बच्चे को with all the support he requires for a, continuous period of time. हमने देखा है कि children and the persons with intellectual disability, they definitely improve. तो ये जो है assumptions, हम इनको दिमाग में लेकर चलते हैं कि these are the assumptions. Next definition जो है वो है जो लेटेस्ट है हमारे पास, वो AAIDD की 2021. इसमें फ़र्क क्या है? सेम चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडैप्टिव बिहेवियर, और उन्होंने अडैप्टिव बिहेवियर को भी इसमें डिफाइन करा है, जो कि क्या कहलाता है, विच कवर्स स्किल्स ऑफ सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स. और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को भी इसने रेफर करा है. इट इज़ अ कैपेसिटी टू लर्न, टू रीजन एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. और कैसे हम मेजर करते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को? विद द हेल्प ऑफ IQ टेस्ट. सो एनी IQ टेस्ट स्कोर ऑफ अराउंड 70 और एज हाई एज 75 will indicate limitation in intellectual functioning. And adaptive behavior में define करा है इन्होंने 3 skills: conceptual, social and practical. Conceptual skills क्या है? Related to all the concepts related to money, time, number, shape concepts, color, everything. Social skills related to interpersonal skills, social responsibility, and all those. Practical skills which you require in day-to-day life to look after yourself, for occupation, your health, travel, transportation, safety, and money, and use of telephone. So I hope now it is very clear that what is intellectual disability and how do we define it. Thank you.